आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द वायर पाकिस्तान में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अल्लामा इकबाल की एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो आज से काफ़ी साल पहले उन्होंने लिखी थी। उनकी नज़्म है, राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। दरअसल हमने भगवान राम का और अल्लामा इकबाल का जिक्र इसलिए किया कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी का ये मंशूर रहा है और कंसिस्टेंस उनके मैंडेट में था कि हम जिस जगह पे बाबरी मस्जिद थी उसी जगह पर हम राम का मंदिर बनाएंगे। खैर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी, जिसको मुस्लिम समाज और पाकिस्तान में उसको कहा जाता है कि मस्जिद को शहीद किया गया। अब इसके कदम को लेकर कोर्ट में केस चला, क्या सही था गलत था। खैर सुप्रीम कोर्ट का कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो हिंदू के फेवर्स में गया और मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। इसी साल के फरवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद एक पुजारी की तरह भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में था वहाँ पे पूजा अर्चना की, यानी कि रिचुअल्स वहाँ पे परफॉर्म किए और एक ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ। माना यह जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा कदम है और इसने मैंडेट में जो वायदे किए थे वो पूरे किए। आप बिफोर आफ्टर दिस इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट किया गया था। ये माना जाता था कि इन दो कदमों से भारतीय जनता पार्टी को इस साल के जो इंतखाबात आज जिनके नतायज आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैंडेट में उनका बढ़ोतरी होगी इन कंपैरिजन टू 2019। पर आज जो फैसले आए वह तो इसके बरक्स ही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अयोध्या है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद से खुद भारतीय जनता पार्टी हार गई। ना सिर्फ ये, वाराणसी जो इन हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी मुकद्दस शहर है और माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से है, वहाँ से खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करीब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं या जीत रहे हैं। याद रहे कि 2019 में भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी सीट से करीबन 4,80,000 वोटों से जीते थे। प्राइम मिनिस्टर अगर 1.5 लाख के करीब वोटों से जीत रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा मैंडेट नहीं माना जाएगा। वहीं अगर देखें तो अमित शाह 6 लाख वोटों से ज़्यादा और मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जिसको भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने एज ए चीफ मिनिस्टर हटा दिया था, इवन डिस्पाइट विनिंग द मध्य प्रदेश फॉर द फोर्थ टर्म, वो 8 लाख के करीब वोटों से जीते हैं। दरअसल ये डेटा हमने जाहिर किया कि ये रिफ्लेक्ट करता है आज के जो नतायज हैं उसकी तस्वीर। लेटेस्ट फिगर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 240 वोटों से या जीती है या आगे है। कांग्रेस 99 सीट्स पर आगे है या उसने जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को 63 वोट्स का में कमी आई, 63 सीट्स में कमी आई है। वहीं कांग्रेस में अबाउट 50 से ज़्यादा सीट्स में उसकी बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए अलायंस के पास 292 हैं और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस के पास जो नशिस्तें हैं वो 232 हैं। और हम हमारे सामीन को ये बता दें कि जो हाफ वे मार्क है फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन वो 272 है। तो जाहिर सी तौर पर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए अलायंस गवर्नमेंट बना सकती है या उसके काफ़ी करीब है, पर अभी भी इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जैसे कि पाकिस्तान का पंजाब, और माना यह जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता इसी सूबे से निकलता है। जिसने इस सूबे को जीता वही दिल्ली पर राज करेगा, जिसने पंजाब को जीता वही इस्लामाबाद पर काबिज। पर इसी सूबे में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। इसी सूबे में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और इसी सूबे में भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल कैपिटल देती। पर आज जो नताइज सामने आए उसमें इसी सूबे में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जर्ब लगी है। इस सूबे की 80 नशिस्तों में से भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 33 सीट्स आई हैं और इन कंपैरिजन टू 2019 ये करीबन 30 सीट्स कम है।
वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 33 और कांग्रेस को जिसका यहाँ पे नामो निशान एक तरह से खत्म हो चुका था उसको 8 सीटें मिली है। इसी सूबे में राहुल गांधी जो रायबरेली से लड़ रहे थे, जो नशिस्त खाली की थी सोनिया गांधी ने, वहां से जीते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कांग्रेस का अनदर बेस्ट इन अमेठी, जहां से भारतीय कांग्रेस के एक करीबी उनके केएल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल हैवीवेट स्मृति ईरानी को हराया है। इसी के साथ यानी कि यूपी के साथ लगता हुआ राजस्थान, वहां भी बीजेपी को 5 सीटों में, और इसकी दूसरी तरफ लगता हुआ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की कमी आई है। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां एग्जिट पोल में बताया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी से आगे निकल रही है, वहां पर उसको करीबन एनसीपी में स्प्लिट कराई थी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। वहां पर इंडिया अलायंस ने काफी ज्यादा बढ़त ली है विद कंपैरिजन टू एनडीए। अब थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं, नताइज से हट के बात करते हैं। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन एक काफी फॉर्मिडेबल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया भर में इसकी साख है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पर हाल ही के कुछ अरसों में इसके साथ इसने जो कदम उठाए हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर एक जर्ब लगना शुरू हो गई थी। इलेक्शन शुरू होने से पहले इस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने इस्तीफा दे दिया था, उसकी वजह कोई नहीं बताई गई। अब ये ऐसे कुछ खदशात पैदा होने लगे कि क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। आज यानी कि नताए से कल काफी एक गहमो गहमी का माहौल था। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान भी जाहिर करना शुरू दे दिए कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो गए तो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स सड़कों पे उतरेंगे, और ये हो सकता है कि सड़कों पर महाभारत दोहराया जाए। महाभारत यानी कि हिंदू माइथोलॉजी में एक लड़ाई हुई थी पांडवों की और कौरवों के बीच। पांडव अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, फिर उनके अपने ही जो रिश्तेदार थे कौरव, उनके साथ जो भाई थे, लड़ाई हुई जिसमें काफी बहुत कत्लो गारत हुई। और इसी महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अब माना यह जाता है कि गीता के उपदेश इलेक्शन कमीशन की कानों में जरूर पड़े, तो इसी कारण आज जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर माने जाते हैं। तो ये रही बात, एक खुशाइन बात जो स्ट्रेंथन करती है इंडियन डेमोक्रेसी को और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को बहाल करने के। इन कंपैरिजन तो अगर पाकिस्तान में देखें तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। यहाँ के इंस्टीट्यूशन किस तरह से प्ले करते हैं, यहाँ के फॉर्म 17 का कोई फड्डा नहीं होता, बिना फड्डे के इंतखाबात हुए। अब क्या वजूहात रही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक नारा दिया था 400 पार का, वो पूरा नहीं हुआ। पहली बात ये कि 400 पार का नारा अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बैकफायर कर गया। वजूहात ये कि कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, और खुसूसी तौर पर ऑपोजिशन और विशेष तौर पर कांग्रेस ने ये एक नैरेटिव वीव करना शुरू कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज़्यादा सीट मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएंगे। और इसका बड़ा फैसला ये हो सकता है कि जो रिजर्वेशन दी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, जॉब्स में रिजर्वेशन दी है पसमानदा समाज को, जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसको या ख़त्म कर देंगे या उस रिजर्वेशन को ट्वीट कर देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बयान देना पड़ा कि इवन अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को तश्कील दी थी, अगर वो खुद भी आ जाएं तो वो इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। यानी कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस इशू को लेकर बैकफायर होगी। दूसरी बात ये कि 400 पार के नारे से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर था उसकी एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई। उसका ये मानने लगा कि मैं वोट दूं या ना दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो 400 से ज़्यादा सीटों से जीत रहे हैं। इसी के कारण पहले 2 फेसेस के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम बयान देना शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने ये था यहाँ तक कह दिया था कि मुस्लिम्स जो हैं वो घुसपैठिए हैं, और उस बयान की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था। फिर मंगलसूत्र का उन्होंने बयान दिया, तो अब कई हलकों में ये माना जाता था कि उन्होंने इसलिए दिए ताकि वो अपना वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट कर सके, सॉलिडिफाई कर सके, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरी एक और बात जो इस
मैंडेट से आती है कि काफ़ी देर से ये सुगबुगाहट थी कि लोगों को ये मान का भी मन एक बन चुका था कि ये गवर्नमेंट जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और ब्रूट मेजॉरिटी है, ये सारे फैसले यूनिलैटरली करती है विदाउट कंसल्टेशन। इसी हुकूमत के दौरान जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ कई केसेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने लगी, स्पेशली विद रिगार्ड टू द टैक्स इवेजन। दो चीफ मिनिस्टर इस वक्त जेल में है, एक दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और दूसरे झारखंड के हेमंत सोरेन। तीसरी बात यह थी, मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रब लग चुकी थी। सही तस्वीर, गवर्नमेंट का एक क्रिटिकल एनालिसिस लोगों के पास नहीं आ रहा था। तो ये एक माहौल, और एक और बात, जो हिंदू मुस्लिम का तनाज़ा जो बार बार बयान या बन रहा था, इससे भी लोग तंग आ चुके थे। तो एक तरह से ये जो मैंडेट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि ना सिर्फ अपोजिशन ने लड़ाई लड़ी, बल्कि अवाम ने खुद फ्रंट फुट पर आकर एक फैसला लिया, एक लड़ाई ली, एक मैंडेट दिया, जिसमें यह था कि हम आपके ऊपर कंट्रोल लगाना चाहते हैं। और ये बात साबित भी। अब हिंदू मुस्लिम के तनाज़े से लोग इस तरह से भी तंग आ चुके थे कि एक जो सर्वे हुआ था जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, उसमें यह पूछा गया था कि मेजर इश्यूज क्या हैं। तो मेजर इश्यूज थे, वो राम मंदिर भी नहीं था, वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 भी नहीं था। मेजर इश्यूज थे अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई। लोगों में काफ़ी परेशानी का आलम है। हालांकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे लोग सड़कों पर नहीं उतरे। ऐसी अगर एंगर होता, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता, तो ये नताइज 1977 की तरह होते, जब जब 1977 के इलेक्शन आफ्टर रेवोकेशन ऑफ इमरजेंसी जो 75 में लगी गई थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और 77 में जो इंतखाबात हुए थे, तब इंदिरा गांधी न सिर्फ खुद हारी थी, बल्कि कांग्रेस एक तरह से रूटेड आउट हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी रूटेड आउट नहीं हुई है, पर जो मैंडेट है वो इस बात की तर्जुबानी करता है, द पीपल वर बिट डिसएंचेंटेड बाय द वर्किंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। अब लोगों ने एक फैसला दिया है, एक मैंडेट दिया है, जिसका एक सब टेक्स्ट ये है, बाबू संभल कर, राह मुश्किल है पनघट की। यानी कि संभल कर सियासत में कदम रखिए, संभल कर हुकूमत कीजिए। अब जो मैंडेट सामने आया है वो जाहिरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दो बड़ी जमातों का उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। एक टीडीपी और दूसरी, यानी कि जो जिसकी सरबराही नायडू करते, चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। इन दोनों के बीच में 30 सीट्स हैं, विच आर वेरी क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, क्योंकि उनकी खुद की 240 है, और अगर ये मिल जाए तो 272 के करीब वो पहुंच सकती है। पर क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला सकते हैं? अभी तक उन्होंने, जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने हैं और अब तक प्राइम मिनिस्टर बनने तक, उन्होंने कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलाई है। पर क्या उनकी तासीर में है? उनकी तासीर में तो जिस तरह से अभी तक उनका काम काज है, वो यूनिलैटरली काम करते हैं विदाउट कंसल्टेशन, जिसकी साफ रिफ्लेक्शन होती है जिस तरह से उन्होंने रातों रात डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया, जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया विदाउट कंसल्टिंग द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिस तरह से उन्होंने, खैर वो हुकूमत का खुद का फैसला था, प्रेरोगेटिव था। एक और इसके जो नताइज हैं उससे तस्वीर जो उभरती है वह है राहुल गांधी। पिछले 10 साल से, खसूसी तौर पर 2014 जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं, अब 2024 तक उनकी इमेज को एक तरह से नस्ते नाबूद किया गया, उनको डिफेम किया गया, उनको डेनिग्रेट किया गया, उनको पप्पू की तरह एक तरह से पेश किया गया, मजाहिया किरदार बनाया गया। पर राहुल गांधी ज़मीन पर अड़े रहे। पिछले साल और इस साल की शुरुआत में जो उन्होंने दो मेजर यात्राएं की, पहली भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 4000 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद जो उन्होंने भारत न्याय यात्रा जो ईस्ट टू वेस्ट के हिंदुस्तान में, इससे उनका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ा, वो एक तरह से साबित हुए, एक उभर के आए एक संजीदा सियासतदान, और इसका उनको फ़ायदा भी मिला। और आज की उनकी जो मेहनत है उसको जो रंग दिया लोगों के मैंडेट में। पर क्या जो मैंडेट है वो कांग्रेस या कांग्रेस के अलायंस को हुकूमत बनाने का है? ज़ाहिरी तौर पर नहीं, क्योंकि 272 से वो करीबन 50 सीट्स कम है। तो इस मैंडेट अभी, हालांकि
ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनडीए इंडिया अलायंस अप्रोच कर रहा है, नीतीश बाबू को अप्रोच कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू को। क्या वो इंडिया के साथ अलायंस के साथ आएंगे? ये नहीं, ये आने वाला समय ही बताया जाएगा। पर सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो इस मैंडेट को किस तरह से समझना चाहिए, इसको कंक्लूड करते हैं समझने के लिए विशाल भारद्वाज की एक फिल्म है मकबूल, विच इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द शेक्सपियरियन प्ले मैकबथ। उसका एक मशहूर डायलॉग है नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के लिए। वह डायलॉग है कि आग का पानी को डर बना रहना चाहिए। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी होता है, यानी कि दोनों को एक दूसरे पे डर बना रहे तो बैलेंस हर पार बना रहता है। और लोगों ने आज जो मैंडेट दिया है वह ये है कि वो हुक्मरान और आवाम के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। ना सिर्फ हुक्मरान और आवाम के बीच में, बल्कि हुक्मरान और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, हुक्मरान और मीडिया के बीच में, हुक्मरान और जुडिशरी के बीच में, और हुक्मरान और बाकी जो पॉलिटिकल जमात के बीच एक संतुलन बना रहना चाहिए, एक बैलेंस। और बैलेंस बनता है जब दोनों दोनों खित्ते जो हैं, ये दोनों एक तराजू के दोनों जो कड़े रहते हैं वह इन पैरिटी देखे जाएं, समझे जाएं और वजन में भी हो। आज के नताइज ने जो एक तराजू के दोनों हिस्सों को एक वजन दिया है, और ये वजन हिंदुस्तान की जमहूरियत को मिला है, और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक बार फिर स्ट्रेंथन हुई है। तो ये था हमारा आज इंडिया स्पेशल इलेक्शन स्पेशल का खुसूसी प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर आपके पास दोबारा रूबरू होंगे इंडियन इलेक्शंस के हवाले से लेकर अपडेट देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।